हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हम सभी महत्वपूर्ण फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको लेकर आए। गाइस, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% फोड़ना है, बाकी मैं बता रहा हूं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप हर एक चीजों को, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, सब पे आपका अच्छा मजबूत पकड़ हो। मैं आपको पकड़ दिला रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 का पूरा फार्मूला और कंसेप्ट समझ जाएंगे। जहां पे भी कंसेप्ट की जरूरत होगी मैं वहां पे कंसेप्ट बताते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा टेंशन मुक्त हो जाओगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करिए। सभी लोग लिखे जय मां सरस्वती। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर का एकदम सभी फार्मूला और सभी कंसेप्ट को हम कवर किए हैं। यह है आपका फार्मूला विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, क्योंकि कंसेप्ट के साथ में आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और मैं आपको पूरी तरीके से लाइव पढ़ा रहा हूं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे। अगर आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे अच्छे सर नहीं है, टीचर नहीं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके शिखर बैच को ज्वाइन कर लें। जो वहां पे अगर आप छोटी मोटी कोचिंग में ज्वाइन किए, वहां पे समझ में नहीं आ रहा तो समय बेकार न करें, जल्दी करें आप सभी लोग। यहां पर आपको डेली क्लासेज होती हैं, डेली लाइव क्लासेज के साथ में लाइव डाउट क्लास भी हो जाती है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आया तो आप क्लास में पूछ सकते हो। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है। पीडीएफ मतलब आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया जा रहा उसे करते चलिए। साथ में डीपीपी और असाइनमेंट ये आपको 90% दिलाएगा। अगर इसे डेली प्रैक्टिस पेपर, कितने लोग तो जानते नहीं होंगे डीपीपी का फुल फॉर्म, क्योंकि वो गांव से है। शहर के बच्चे इसे लगा लगा कर प्रैक्टिस कर लेते और बोर्ड में वही फोड़ेगा जिसके पास अच्छा प्रैक्टिस होगा। और ये यहाँ पे दिया जा रहा है, छोटी सी फीस लग रही, बेहतर तैयारी कराई जा रही, आप याद करोगे अगर एक बार परसेंटेज। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपको सबसे बेस्ट बनाएगा, सबसे अलग। भाई जो हम यहाँ पे डीपीपी प्रैक्टिस करा रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, मुझे तो पता चलना चाहिए आपका कितना तैयारी है। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है। मेमोरी चार्ट, चैप्टर वाइज मेमोरी चार्ट दिया जाएगा, क्योंकि देखो सब लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन भूलने के बाद उसे कम से कम समय में दिमाग में रिवाइज करना, दिमाग में याद करना सबसे बड़ी कला होती है। ये मेमोरी चार्ट के जरिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके छोटी सी फीस उसे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला। देखो भाई, अगर गांव से हो तो समय बेकार करने कोई फायदा नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो इसी बात नहीं, 4 महीने बाद समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ाई स्टार्ट करो। समझ गए? और छोड़ो सब चीजों को, सभी चीजों को छोड़ो और मेहनत स्टार्ट करो, समय बहुत कम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपका विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का सबसे पहला कंसेप्ट आता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और Q इक्वल टू एन से इसे लिखा जाता है। अगर आवेश दो प्रकार, पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होते हैं। पॉजिटिव आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, निगेटिव आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। अगर दो धनात्मक आवेश प्लस क्यू पास में रख दिया जाए तो उनमें क्या होने लगता है? प्रतिकर्षण होने लगता है, यानी सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर वहीं पे विजातीय आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव रख दिया जाए तो ये आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे चिपक जाते हैं, चाप के चिपक जाते हैं। तो समझे विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, Q बराबर एन से प्रदर्शित किया जाता है। Q इक्वल टू, अगर ये दो प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो धनात्मक होता है। भाई ये धनी लोग ही पैसा बर्बाद करते हैं ना, पैसा उड़ाते हैं, कमी करते हैं ना। जिसके बाद निगेटिव जो ऋणी होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अधिकता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनात्मक होता है,
और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। दो धनात्मक आवेश रख दिए जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर वहीं पे एक धनात्मक ऋणात्मक रखा जाएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मेरे पास दो आवेश हैं, मुझे नहीं पता चलता, एक -q दूसरा भी -q का, अगर पास में रखे तो क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। कमेंट बॉक्स में सबका जवाब अभी तुरंत होना चाहिए। एक -q एक -q, दो आवेश है, हमने तो +q का बता दिया प्रतिकर्षण होगा। आप -q का बताना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है हमसे, ठीक है। चलिए आगे चलते। एक चीज ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे देखो q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। अब n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, q का मान कितना है, एक कूलम है। E का मान क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E का। अब n का बार पूछा है, याद करना है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q/E हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। अरे फार्मूले से नहीं हो जाएगा n इज इक्वल टू Q/E, बताओ, फार्मूले से नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना फार्मूले से, Q/E, n इज इक्वल टू Q/E। तो ध्यान देना, अब n इज इक्वल टू Q का मान एक कूलम, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना, भाग देंगे तो n का मान क्या हो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आएगा। याद रखना है, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, किस फार्मूले पे लगाए आप बताओ, इसी फार्मूले लगाए, Q बराबर Ne से लगाए, Q बराबर Ne से लगाए ना, Q बराबर Ne में Q बराबर 1 रख दिया, E के बराबर n का मान ज्ञात करा तो n इक्वल Q/E हो गया, खटाखट भाई, खटाखट में आंसर आ गया। अभी नहीं मजा आया यार, अगला क्वेश्चन देखो फिर बताओ क्या है। 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करो। ट्रिक बता दो आपको, ट्रिक बता दो, किसी से बताओगे नहीं ना, ट्रिक बता दो, किसी से बताओगे नहीं ना। देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम में आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 8 कूलम में कितना होंगे, मैं शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो। एक कूलम में कितना होते हैं भाई, एक कूलम में अभी अभी आप लोगों ने जाना, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 कूलम में कितने होंगे भाई। एक पेंसिल का दाम 6 रुपए है, तो 8 पेंसिल का दाम बताओ, 8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 48 मतलब 4 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा। ये तो शॉर्टकट ट्रिक हुआ ना, इसे गुणा करो आंसर आ जाएगा, ये तो शॉर्टकट ट्रिक हुआ। ये आपको अगर आगे इंडियन फोर्स नेवी का एग्जाम देना है, नीट आई थी, वहां पे लगा लेना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे लगाओ कि एग्जामिनर आपको लड्डू देगा, लड्डू ऐसे लगाना है एग्जाम में। आवेश Q इज इक्वल टू एनी, फार्मूला आप लोग जानते हो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का मान दिया हुआ कितना, 8 कूलम, E का मान कितना दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 दिया हुआ है कूलम, कितना दिया, तो n का मान कितना होगा ज्ञात करना, n का मान कितना होगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q का मान 8 रख दो और 1.6 n का मान रख दो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻19, तो यहाँ पे जाएगा 80, 16 25 80, हाँ देखो 16 ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा करोगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/16 इंटू 10⁻19 ना, गुणा करोगे 16 25 80, 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आंसर है। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, 5 इंटू 10⁻19। तो भैया एक बार फिर से पुनर्लोकन करेंगे हम लोग कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आवेश होता है, आवेश क्या होता है नहीं, मतलब आवेश का मात्र कूलम होता है। आवेश Q इक्वल टू नहीं होता है, Q दो प्रकार का होता है, प्लस Q माइनस Q। प्लस Q तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, माइनस Q तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। सजातीय आवेश दो माइनस Q आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, विजातीय आवेश दो प्लस Q माइनस Q आपस में क्या आकर्षण करते हैं, दो प्लस Q भी आपस में आकर्षण करते हैं, यानी समान लइका लइका प्रतिकर्षण,
लड़का लड़की आकर्षण ना, लड़की लड़की प्रतिकर्षण, चाहे प्लस हो, लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे। समान रहेंगे, सजाती रहेंगे तो क्या प्रतिकर्षण, अलग अलग रहेंगे तो आकर्षण। ठीक है। और एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं? एक कूलाम में बताओ, एक कूलाम में कितना आवेश होता है? 6.25 इंटू 10⁻19 आवेश का मैंने निकाल कर आप लोगों को बता दिया। बताया कि नहीं बताया? आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कि Q इज इक्वल टू एन होता है। Q का मान एक कूलाम है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 है, तो एन इज इक्वल टू ज्ञात करना, एन इज इक्वल टू Q अपान E होता है, तो Q के यहाँ पे 1 रखेंगे, E क्या 1.6 इंटू 10⁻19 भाग देंगे 16.625 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में होते हैं। ये देखो 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शॉर्टकट ट्रिक क्या? एक कूलाम में 6.25 10 पावर 18 होता है, तो 8 कूलाम में कितना? देखो 6 48, यहाँ पे 50 5 आया है, 4.8 और 5 4 डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो मार दोगे, लेकिन आप ठीक से गुणा करो तो यहाँ पे भी 5 आएगा, कर लेना गुणा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक, ये आपका बोर्ड एग्जाम में लगाने वाला ट्रिक भाई, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाने वाला ट्रिक। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में क्या कहा जाता है? आवेश के क्वांटीकरण में आपको कहा जाता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ। Q इज इक्वल टू एन बताया जाता है। यहाँ पे जो n का वैल्यू है ना, या तो दशमलव हो सकता है, दशमलव नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। अगर कहीं पे भी दशमलव भिन्न दिखाई देना, दिखाई दे दिया तो गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है, गलत होता है ना? आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखना। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? बताओ कौन सा संभव नहीं, कमेंट बॉक्स में। यन का मतलब, यन का मान कभी भी दशमलव कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। यन का मान आप 1 रखो 2 रखो, यानी आपके सामने ध्यान देना, ये 1 ही चलेगा, 2 ही चलेगा, 3 ही चलेगा, 4 ही चलेगा ना, 1,00,000 ही चलिए, इतना ही चलेगा, चाहे जितना ही चलेगा, माइनस में भी चलेगा, लेकिन कभी भी 1/2 ई नहीं चलेगा। ठीक है, 0.5 ई नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये +3 ही है, +2 ही है, -3, 3/2 नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। चला जा तू, चला जा तू, चला जा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, तू चला जा। आवेश के क्वांटीकरण में आपको यही समझाया जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण में आपको यही समझाया जाता है, तो हमेशा दशमलव नहीं लेगा, ये लेगा तो भिन्न संख्या लेगा। दशमलव नहीं लेगा, भिन्न नहीं लेगा, क्या लेगा भाई? पूर्णांक लेगा। क्या लेगा? पूर्णांक लेगा, पूर्णांक, पूर्ण लेगा भाई, आधा अधूरा नहीं लेगा, पूर्णांक लेगा, पूर्णांक लेगा। यानी आधा नहीं लेगा, दशमलव में नहीं लेगा, लेगा तो पूर्णांक लेगा ना, लेगा तो क्या लेगा? पूर्णांक लेगा। ये कहता है मैं पूरा खाऊंगा, आधा नहीं खाऊंगा, भिन्न में नहीं खाऊंगा, दशमलव में नहीं खाऊंगा, क्या खाऊंगा? पूरा खाऊंगा। ये आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत हुआ। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया? बताओ, आगे चलने से पहले एक बार बताओ, मजा आया कि नहीं आया? आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ही होता है इस n का मान कभी भी दशमलव नहीं होगा, कभी भी भिन्न नहीं होगा, होगा तो क्या? पूर्णांक होगा, होगा तो होगा पूर्णांक होगा। अरे होगा तो होगा, होगा तो होगा पूर्णांक होगा, समझे? कभी भी दशमलव नहीं होगा, कभी भी भिन्न नहीं होगा, होगा तो होगा, होगा तो होगा, क्या होगा? पूर्णांक होगा, है ना? समझे? क्या होगा? अगर दशमलव दिखाई दे दे, भिन्न दिखाई दे तो गलत होगा, पूर्णांक दिखाई देगा तो क्या होगा? सही होगा भाई, पूर्णांक दिखाई तो सही होगा, सही होगा, दशमलव भिन्न गलत हो जाएगा। होगा तो होगा पूर्णांक होगा, मेरे साथ गाना का, होगा तो होगा पूर्णांक होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगवा चले, चलो अगवा चलते हैं। अगवा है आपका कूलाम का नियम। आप जानते हो बाबा कूलाम ने क्या बताया था? 2 आवेश प्लस Q माइनस Q, या कोई भी आवेश, तो 2 आवेश अगर हम लोग रखेंगे प्लस Q वाले या माइनस Q वाले, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ होता है K का वैल्यू। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ क्वेश्चन कंसेप्ट के रूप में आपको क्वेश्चन बता रहे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, एकदम परीक्षा में पूछा था। 2 बिंदु आवेश +2 कूलाम और -6 नहीं +2 और +6 कूलाम के एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पे ना स्थिर है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई साहब
यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 कूलाम दिया है। Q2 का वैल्यू कितना दिया है, 6 कूलाम दिया है ना? और उनके मध्य दूरी d कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज हो तो 4 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r²। ये फार्मूला, अरे होता है भाई साहब, फार्मूला होता है, आसान होता है यार। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का मान 9 इंटू 10⁹। मैंने बताया ना अभी, k का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। Q1 का वैल्यू 2 कूलाम, Q2 का वैल्यू 6 कूलाम अपान r² मतलब 4 इंटू 10⁻² का मीटर स्क्वायर। अरे गुणा भाग करना किसका काम है, गुणा भाग करना किसका काम है, गुणा भाग करना किसका काम है, आप लोगों का काम है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, गुणा भाग करना आप लोगों का काम। नहीं आ रहा गुणा भाग तो बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अपन गुणा भाग भी सीख लेगा, एक दिन बता दूंगा गुणा भाग के क्लास लेकर, कक्षा 2 में जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ा दूंगा। तो कूलाम के नियम में क्या होता है, बल F इक्वल टू k Q1 Q2 अपान r² के बराबर होता है। k का वैल्यू 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁹ होता है। आगे चलते हैं, आपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में जानते हैं। आपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, किसी देखिए दो आवेश है, Q1 है, दूसरा Q2, दो आवेश है। दोनों आवेश को पहले हम कहां पे रखे हैं, निर्वात में रखे। बात समझना, फिर इसी दोनों आवेशों, तब इनके मध्य जो कार्य करने वाला बल था F था। फिर इन दोनों आवेशों को उठा के Q1 Q2 को कहां रख दिया हमने, निर्वात से उठाया, सर पे उठा के लेकर आया था, उठा के कहां पे रख दिया हमने, बताओ, जल में रख दिया या पानी में रख दिया। अरे पानी जल तो एक का हो जाएगा भाई, तेल में रख दिया, पेट्रोल में रख दिया, पेट्रोल में। अब भाई कुछ और बताओ जहां पे रखना चाहते हो आप लोग, पोखरा में रख दिया, पोखरा में रख दिया, ठीक है। अरे भाई गाँव घर में पोखरा होता है, मेरे गाँव में भी था, ठीक है, ये पोखरे में होता है ना, कहीं पे भी रख दिया है ना। तो भैया इस समय जो बल कार्य कर रहा है Fm कार्य कर रहा है। तो ध्यान देना, आपेक्षित विद्युतशीलता के क्या होता है, कार्य देखो, इस समय कार्य करने वाला बल F और इस समय कार्य करने वाला, जब पोखरे तालाब में रखें तब कार्य करने वाले बल F के बराबर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है। या फिर निर्वात में माध्यम में, या फिर माध्यम में विद्युतशीलता अपान निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात होता है। माध्यम में विद्युतशीलता अपान निर्वात में विद्युतशीलता, या फिर माध्यम में बल अपान बल निर्वात में बल अपान माध्यम में बल के अनुपात के बराबर। बात समझ में आ गई सभी को? भाई पहले निर्वात में रखे तो Fm था, अब पेट्रोल जल पोखरा में डाल देते Fm हो गया। अनुपात निकाले F अपान Fm, अनुपात निकाले F अपान Fm। तो F अपान Fm माने पहले जब निर्वात में रखे तब कार्य कर रहा था जो बल, फिर उसी आवेशवा को उठा के पानी में डाल दिया, पोखरे में डाल दिया, तब कार्य करने वाला बल Fm। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो यह परावैद्युतांक k के बराबर हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, परावैद्युतांक k के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, परावैद्युतांक k के बराबर हो जाएगा, समझे। तो माध्यम में बल अपान निर्वात में बल अपान माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक k कहते हैं। या फिर माध्यम में विद्युतशीलता अपान निर्वात में विद्युतशीलता को भी हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता k कहते हैं। भाई क्वेश्चन है यहाँ पे, दो बिंदु आवेश को मध्य बल कार्य करने वाला बल पहले F था, कलर चेंज करें, पहले बल क्या था, F था। यदि आवेशों को उतनी ही दूरी पे जल में रख दिया जाए, यानी F k = 80 है, तो कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा, आपको पता है F अपान Fm = k। अब यहाँ k का मान 80 दिया हुआ है, Fm का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अब पूछा भी आपके बोर्ड एग्जाम में ना। तो यहां से Fm का मान क्या आ जाएगा, F अपान 80 आ जाएगा।
आ जाएगा यफ अपान 80। तो दो बिंदु आवेश जब निर्वात में बल तेज यफ कार्य करा, यदि उन्हीं आवेशों को जल में रख दिया तो यफ क्या के बराबर 80 में रख दिया गया तो यफ अपान के। क्यों भाई, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे यफ एम इज इक्वल टू यफ अपान के हो जाएगा। के का मान 80 दिया है तो यफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ अपान 80। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझ में ना क्या होता है। पहले वायु में रखे थे, निर्वात में रखे तो यफ बल कार्य कर रहा था, जल पेट्रोल पानी पोखरा तालाब गड़िया में डाल दिए तो यफ एम कार्य करने लगा। तो यफ और एफ एम के बीच का बल जो होता है, अनुपात होता है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तनांक ये कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पे कार्य करने वाले वैद्युत बल यफ और आवेश क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक निकल के आता है क्या, तो यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पढ़े होंगे कक्षा 11 में। क्यू का मात्रक कूलाम निकल के आता है। बीमा आपको निकाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कोई बिंदु आवेश क्यू रखा गया है, इससे आर दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे 9 × 10⁹ भी इसका वैल्यू कहते हैं। के क्यू अपान आर स्क्वायर या एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ भी कहते हैं। और देखो एक तीसरा फार्मूला होता है बल एफ मतलब वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू वी अपान आर। वी का यहाँ पे वोल्टेज है, यल क्या है, दूरी है या लंबाई है, इसके अनुपात को कहते हैं। यहां से एक इसका मात्रक निकल के आता है जो कि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करता है, वोल्ट अपान मीटर। ये भी यानी इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट अपान मीटर, दो मात्रक होते हैं इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कितने मात्रक होते हैं, दो मात्रक होते हैं इस वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का ना। आगे चलें, आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेश Q और Q दोनों प्लस हो एक माइनस हो, यानी दोनों समान होना चाहिए, समान परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पर, कहां पे, अल्प दूरी पर क्या हो, रखा जाए तो क्या होगा, ध्यान देना, जिससे अल्प दूरी यहां पे यल है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश Q इंटू उनके बीच की दूरी, क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होगा आवेश इंटू बीच की दूरी, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश Q इंटू बीच की दूरी यल, ये होगा आवेश Q इंटू उनके बीच की दूरी यल, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक ध्यान देना। देखो क्या वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कंसेप्ट हुआ, यानी दो आवेश समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए। समान मतलब अगर ये एक कूलाम का होगा तो ये भी 1 कूलाम का होगा, ये 2 कूलाम का होगा तो ये भी 2 कूलाम का होगा, बस क्या होगा, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों माइनस होंगे, -1 होगा, ये -2 होगा, यानी जितना कूलाम का है उतने कूलाम का ये, बस एक प्लस दूसरा माइनस, अल्प दूरी पे रखा जाए तो कार्य करने वाला बल और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, सॉरी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है ना, इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई साहब देखो दो आवेश, तो कोई वैद्युत द्विध्रुव है -Q +Q, एक मिनट बड़ा हो गया, कोई वैद्युत द्विध्रुव आवेश है, क्या है, तो ध्यान देना दो आवेश है, एक +Q है, +Q है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है -Q और +Q, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है आपका O और मध्य बिंदु से R दूरी पर
कोई बिंदु P स्थित है, इस P बिंदु अगर इस तरह से नीचे लेट कर स्थित है, जिसको कहते हैं क्या, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति। अगर लेटे में हो, जमीन पे हो, ठीक है, अच्छी स्थिति कहते हैं। तो अच्छी स्थिति पे कार्य करने वाला बल ई, बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, K2P अपान K2KP अपान RQ होता है, K2KP अपान RQ होता है, जहां K इज इक्वल टू वैल्यू जानते हो क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होता है। K का वैल्यू क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होता है। अब देखो दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो दो आवेश इस तरह से रख दिया जाए, कोई -Q, ये +Q है, इसका मध्य बिंदु क्या है, वो है, वो से कोई P बिंदु स्थित है, P से देखो ये P बिंदु जो है वो से क्या है, R दूरी पे स्थित है, वो से R दूरी पे स्थित है। तो ध्यान देना ये आपका जो है ये दूरी है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे बिंदु क्या ऊपर स्थित है, यहाँ पे नीचे था, ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस ध्यान देना सभी लोग। हालांकि ये आप लोग ध्यान देना, 1 मिनट मिटा के फिर से देखिए। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है, एक +Q एक -Q, देखो लेटे में है +P बिंदु, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान देना होता क्या है, कोई एक होता है -Q, दूसरा होता है +Q, ठीक है। अब देखो यह नीचे नहीं होगा, ये जो बिंदु होगा यहाँ पे ऊपर होगा, ये बिंदु होगा इस बिंदु में, ठीक है। ये दूरी आपका बीच की दूरी है, मान लीजिए R। अगर ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ऊपर कहीं ज्ञात करनी हो, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे जस्ट ऊपर नहीं, मेरे सामने निकालना हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है KP अपान RQ होता है। ये का वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सभी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। वैद्युत द्विध्रुव को ई क्षेत्र में थीटा अंश कोण घुमाने पर, वैद्युत द्विध्रुव को ई क्षेत्र में कितना कोण हुआ, केवल थीटा अंश। आप ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ये रहा, इसमें वैद्युत द्विध्रुव ये रखा गया है -Q, इसे अगर थीटा अंश, ये थीटा अंश जो है घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू किया गया कार्य होता है, क्या होता है बताओ, थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, P1 - cos थीटा होता है, P1 - cos थीटा होता है, P1 - क्या होता है, cos थीटा होता है, घुमाने में किया गया कार्य P1 - cos थीटा होता है। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश कितना, थीटा, वैद्युत द्विध्रुव को ना वैद्युत क्षेत्र ई में ई की दिशा में थीटा पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, देखो यहाँ पे क्या कार्य करने वाला बल था, यहाँ पे बल आघूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है P × E होता है, या फिर टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, PE sin थीटा लिखते हैं ना। देखो साइन जहां पे होता है वहां पे क्रॉस आता है, क्योंकि साइन आप क्रॉस के जरिए करते हो, जहां कहीं पे भी क्रॉस आता है वहां पे डॉट हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं, ए डॉट बी को अगर लिखना हो तो हम ए बी cos थीटा करेंगे, अगर ए क्रॉस बी लिखना हो तो ए बी साइन थीटा, क्योंकि भाई साइन कैसे करते हैं, क्रॉस करके साइन करते हैं, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर ए डॉट बी करना होगा तो ए बी cos थीटा हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में ई जो है, ई आपका क्या वैद्युत क्षेत्र है, और थीटा अंश इसको घुमाने में कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू P × E या P sin थीटा होगा ना। आगे चले हम लोग 12 करें आगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हो, वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई इस तरह से पृष्ठ रखा जाए ना, तो पृष्ठ को से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल ए हो और बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र जो होता है क्षेत्र ई हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो और वैद्युत क्षेत्र ई हो, तो वैद्युत प्लस फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा होता है। वैद्युत प्लस फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा होता है। नेक्स्ट आता है गाउस का प्रमेय। क्या होता है गाउस का? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत प्लस क्या होता है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये फार्मूला क्या? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। ये आपके पास एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे कई आवेश स्थित हैं, -q है, +q है, 3q है, -4q है और ये +2q है, ठीक है, ये है। अगर आपसे पूछो कि इसमें निकलने वाला वैद्युत प्लस क्या होगा, तो हम लोग निकाले कुल आवेश। कुल आवेश कितना होगा भाई? कुल आवेश जोड़ो, -q +q +3q -4q +2q, कुल आवेश हो जाएगा। कुल आवेश जोड़ोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 5 यानी q हो जाएगा। कुल आवेश क्या? +q हो जाएगा। कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी कुल आवेश जो है q/ε0 गुना हो जाएगा ना। कुल आवेश यहाँ पे क्या है? कुल आवेश ही है, कुल आवेश ये, कुल आवेश q का 1/ε0 गुना, ये क्या होता है? कुल आवेश होता है। तो कहीं सी भी कोठरी के अंदर अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, तो वहां पे जितने आवेश हैं सबको जोड़ दो, उसके में ε0 से भाग दो, तो वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू हो जाए। वैद्युत फ्लक्स फाई का दो फार्मूला होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा, या फिर फाई इक्वल टू ई कुल आवेश अपान ε0 होता है। ये दो फार्मूला होता है। अगला देखिए सभी लोग, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान ε0 होता है। दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान ε0 होता है। समझे? अब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? Q अपान ए सिग्मा का वैल्यू होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है ना, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल 1/4πε2 लैम्डा अपान r। देखो भाई, ये सभी फार्मूला चैप्टर 1 के याद कर लेना। इसका न्यूमेरिकल मैं अलग से कराऊंगा, ये फार्मूला याद होंगे तब फटाफट भाई फटाफट न्यूमेरिकल करोगे। क्या करोगे? फटाफट भाई फटाफट न्यूमेरिकल। लेकिन भाई फार्मूला याद होगा तब। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरे चैप्टर 1 का पूरा न्यूमेरिकल एक साथ खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान, अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के क्या सम, ध्यान देना, अनंत विस्तार के सम आवेशित चालक समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0 होता है। और अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के कारण, समतल आवेशित चालक के कारण या समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण, आवेशित चालक प्लेट यहां पे रहेगा, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान ε0। ये सभी आपके फार्मूला हुए। याद हुए कि नहीं हुए फार्मूला मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश किया आपको याद कराने की, और ये सभी फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इन सभी फार्मूला को अच्छे तरीके से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए पूरे चैप्टर का। ये पूरा चीज आपको मैं पीडीएफ वगैरह इस शिखर बैच में दे दूंगा, ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा भाई। एग्जाम में पूछा जाता है। अभी भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए। देखो भाई, फार्मूला मैंने बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा शिखर बैच में डीपीपी से प्रैक्टिस करने के लिए। और वहां पे जल्दी रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो रही है चैप्टर 1 से, रिवीजन क्लासेज चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज कराए जाएंगे। हालांकि पढ़ाने के साथ में रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को फिर से एक बार जय मां सरस्वती। ठीक है, पूरे फार्मूले को याद कर लेना, मैंने एक एक चीज को समझाया है, बताया है।